होंगे निश्चित तौर से, लेकिन अब हम ये बोलें कि आरजेडी बहुत आगे निकल जाएगी और अपने दम पे 125 130 सीट ले आएगी, मुझे इसमें थोड़ा शक लग रहा है। हालांकि कोई मैं दांव नहीं लगाना चाहता हूं मैं, क्योंकि हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में सब क्या हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े हमारे सामने हैं, जो नंबर हमारे सामने हैं, ये कम ज्यादा होंगे। आमूलचूल परिवर्तन होगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली, आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। कुछ नंबर सेटल होंगे, ये निश्चित तौर से। ये हो सकता है 132 अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है 125 जाए, 122 जाए, जो कुछ भी है। देखिए, जो व्यूअर्स देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि इतना परसेंटेज काउंटिंग हुई है, इसका क्या मतलब है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब शुरुआत में पोस्टल बैलेट्स खुलते हैं या जब शुरुआत की ईवीएम मशीनें खुलती हैं तो बहुत तेजी से मीटर भागता है। ये जो खाने हैं हमारे आपने आपके लिए स्क्रीन पर जो बना रखे हैं, बड़ी तेजी से इनमें नंबर भरे जाते हैं और ऊपर नीचे का खेल बहुत तेजी से चलता है। वो इसीलिए क्योंकि अभी पेटियां खुलना शुरू ही हुई हैं, मशीनें खुलना शुरू हुई हैं, तो कौन सा वोट किधर जा रहा है ये भी तय नहीं है। लेकिन अब जब 6, 7, 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी होगी, लगभग कई जगहों पर 15 राउंड की काउंटिंग भी हो चुकी होगी, उसके बाद जो आप ये टैली देख रहे हैं, लगभग पिछले 1.5 घंटे से तो हम देख रहे हैं ये यहीं की यहीं पर है। अब सवाल यह है कि आने वाले 4-5 घंटों में ये कितनी तब्दील होती है, लेकिन एक ट्रेंड सा बना हुआ है जो जिस ट्रेंड से ये टैली, ये आंकड़े दूर नहीं जा रहे। आप ये देखिए, इसमें भी जो है 128 के नीचे अभी तक एनडीए एक बार भी नहीं गई है, उससे ऊपर ही बढ़ती है, थोड़ी सी घटती है और उसके बाद फिर अच्छा किशनगंज सीट पर एक बार आप नजर डालिए। किशनगंज सीट जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो हर हाल में महागठबंधन की सीट होगी, लेकिन यहां पर इस वक्त एनडीए लीड कर रही है। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या यहां पर मुस्लिम वोट बट गया? क्या यहां पर सवर्णों का एक मुश्त वोट, यहां तक कि यादव वोट भी बटा और एक मुश्त सवर्णों का वोट मिला है? आनंद जी, ये कहा जाए एनडीए को मिला है? देखिए, हम सिर्फ किशनगंज की बात करें, किशनगंज के सिवा बाकी सीटों की बात करें, तो जो ट्रेंड हमको दिखाई दे रहा है, नंबर एक बात तो हम जो सवर्ण वोट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सवर्ण वोट शायद ज्यादा नहीं बढ़ पाया है, वो एनडीए के पास जो जाना था गया है। और दूसरे जिसको हम बार बार भूल रहे हैं, बीच बीच में एक आध बार हम चर्चा करते हैं, महिला वोट की बात करते हैं। देखिए 50% साइलेंट वोटर की हम बात कर रहे हैं, बार बार जो बात कर रहे हो, ये बात निकल के आ रही थी। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखिए, जो जंगल राज वाला जुमला चलाया मोदी जी ने, मुझे लगता है वो काम किया है। वो साइलेंट, वो खामोशी टूटी है या नहीं टूटी, आंकड़ों में यह भी नहीं पता चल रहा है। जैसा अभी हम मनोज झा को सुन रहे थे, आरजेडी के नेता हैं हमारे साथ। चलिए मेहमान जुड़ गए, आरपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से, सारिका पासवान आरजेडी से हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंह साहब, पहले आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए आरजेडी के बड़े नेता हैं मनोज झा, वो अभी आए और उन्होंने कहा कि आप किसी भी आंकड़े पर यकीन मत कीजिए, हमें बिल्कुल ग्राउंड से डेटा मिल रहा है और हम जो हैं अपने दम पर 80-85 सीटों पर आरजेडी लीड कर रही है और हमारा आंकड़ा किसी भी सूरत में 122 से कम हो ही नहीं सकता। और शाम 8 बजते बजते आप देखेंगे कि महागठबंधन की जीत का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी आंकड़े आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि 30% वोट केवल काउंट हुए। सुन रहे हैं जी आप मेरे को, सिंह साहब? जी, मैं आखिर में सुन पाया। बस ये अभी तो सवाल इतना है, ये आंकड़े, ये आपकी लीड सस्टेन कर पाएगी शाम तक या नहीं? देखिए, ये चुनावी मतगणना के ऊपर कभी भी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अभी रुकना चाहिए। हम पॉजिटिव हैं कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। आप मुझसे अपेक्षा करें कि मैं कहूँ कि आज से 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्या होगा, वो आरजेडी को या महागठबंधन को सूट करता है, वो उन तो पटाखे भी बजाए, उन्होंने कल खूब सारे होर्डिंग पोस्टर भी लगाए वहां पर पटना में, सुना मैंने। और नहीं सिंह साहब, लड्डू तो आपके ऑफिस में बट गए, वो तो हमने लाइव तस्वीरें दिखा दी, आपके ऑफिस में भी जश्न मनना शुरू हो चुका है। तो अभी आपकी पार्टी के वर्कर्स तो मान के बैठे हैं पटना में कि आप लोग चुनाव जीत गए। मेरी पार्टी में कुछ कार्यकर्ता नीचे उठावट करते, अलग बात है, परंतु हम थोड़ा सा नेटवर्क ठीक करवा लेते हैं, बेहतर तरीके से आवाज आ पाएगी। सारिका पासवान भी हमारे साथ आरजेडी की नेता जुड़ी हुई हैं। सारिका जी, जो बात सौरभ कह रहे थे, आरजेडी का तो खाता ही नहीं खुला है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से सुबह से बैलेट पेपर्स वाले जो काउंटिंग स्टार्ट हुई, उसमें महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे थे और उसके बाद हम कहीं ना कहीं 100 पे हैं। और अभी जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने, चूंकि कोरोना टाइम था, कोरोना टाइम के बाद ये पहला इलेक्शन था, बहुत ही गाइडलाइन जो इश्यू हुए थे उसको मेंटेन किया जा रहा था, जिसको लेकर के काउंटिंग भी बहुत स्लो चल रही है अभी तक। अगर अदर ईयर्स की हम अगर इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें तो इस टाइम तक बड़ा सिनेरियो क्लियर हो जाता था। मींस कि आप कह ले तो सारिका जी, पश्चिमी चंपारण का आंकड़ा आपके सामने हम रख रहे हैं, अगर आप देख पा रही हैं इंडिया टीवी, तो आप देखिए ना, 8 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। आरजेडी प्लस महागठबंधन की हम बात करें, कहीं नहीं दिखाई दे रही है। पश्चिमी
चंपारण की 9 सीटों पर ही आप देख लीजिए। तो वही मैं कह रही थी कि अभी तक देखिए इलेक्शन कमिश्नर भी आके क्लियर किया है कि अभी तकरीबन 1 करोड़ वोटों की ही काउंटिंग हुई है, अभी स्टिल 3 करोड़ की अभी काउंटिंग बाकी है। तो अभी ये जो दिख रहा है ये सही फिगर नहीं है। मुझे लगता है 2 घंटे 3 घंटे और बीतने दीजिए, जैसे कि अभी तो कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि शाम और रात भी हो सकती है काउंटिंग में। तो मुझे लगता है फिर भी शाम तक अगर हम इंतजार करें तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अभी भी हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। इंतजार तो पूरा करना पड़ेगा सारिका जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अररिया का भी हम दिखा रहे थे, वहां भी आपकी पार्टी कहीं पर भी किसी भी सीट पर लीड करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आपका ये आर्गुमेंट, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो इसको डाउट करने का कोई सवाल नहीं है कि वोटों की गिनती लगभग 30% के करीब हुई है। आलोक शर्मा साहब, लेकिन यह भी फैक्ट है कि ये जो ट्रेंड है ये पिछले 1.5-2 घंटे से कायम है, ये बदल नहीं रहा है। गठबंधन 100 के इर्द गिर्द है और 130 के इर्द गिर्द एनडीए चल रहा है, ये 1.5-2 घंटे से चल रहा है। देखिए सौरभ जी, शुरू में अगर जिस समय पर पोस्टल बैलेट खोले थे उस समय पे भी अगर आरजेडी को और गठबंधन को वोट मिल रहा था तो मुझे लग रहा है कि अभी इंतजार करना चाहिए। नॉर्मली पोस्टल बैलेट जब खुलता है तो उस समय पर एनडीए या बीजेपी हमेशा लीड करके निकलता है, लेकिन इस बार उसमें भी नेक टू नेक फाइट था और अभी 25% के प्रति लगभग जो है काउंटिंग पूरी हुई है। तो सौरभ भाई, मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए और 2-3 घंटे का कम से कम, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। हमारे पास भी जो ग्राउंड की रिपोर्ट आ रही है वो कहीं ना कहीं ऐसा शो कर रही है कि अभी आंकड़े आपके जो आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे और जो वास्तविकता है उसमें थोड़ा फर्क है। तो आप ही बताएं, आपके पास क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है? देखिए, हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि महागठबंधन 130 प्लस जाएगा। 130 प्लस, यानी जहां अभी एनडीए है। फिगर तो एनडीए का फिगर आप बता रहे हैं, जहां पर एनडीए है वो फिगर आप अपना फिगर बता रहे हैं। सिंह साहब, देखिए रुझान है मीनाक्षी जी, एनडीए नहीं है वहां पर, और रुझान में भी अलग अलग सोर्सेस हैं। जब इतने ज्यादा काउंटिंग सेंटर्स हो और जब 40% ईवीएम की संख्या ज्यादा हो, जब 10-10, 8-8 हजार पोस्टल बैलेट्स हो एक विधानसभा में, तो मुझे लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है इस बार काउंटिंग का सिस्टम और हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, एक बार जरा सिंह साहब की बात सुन ले। बोलिए सिंह साहब। उठा रहा वो लगभग यही है जो आपका इस समय चल रहा है। वो इनपुट यही है कि वहां पे स्थिति ऐसी है, ये मैं मानता हूं कि कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। लगभग जो मेरे पास जानकारी 27 सीटों पर कांटे की टक्कर है। तो है, ये चुनाव है, मैं तो पहले भी चुनाव है, चुनाव में हार जीत अपनी जगह है, परंतु हमने अपने पूरे दम से चुनाव लड़ा है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब कम से कम वो बात तो नहीं दिखाई दे रही आप में से किसी को, अगर लगता हो तो बताएं कि कोई एक तरफा लहर है या तो तेजस्वी के पक्ष में या नीतीश कुमार के खिलाफ, क्योंकि एग्जिट पोल्स के ट्रेंड वही थे। तो कहीं ये वन साइडेड चुनाव तो नहीं दिखाई दे रहा अब तक, कम से कम। सारिका जी। जी बिल्कुल, अभी आप जो भी हम रिजल्ट देख रहे हैं, कहीं भी किसी पार्टी के लिए वन साइडेड बिल्कुल ही नहीं है। अभी जबकि इन रुझानों में दिख रहा है कि बीजेपी ने गेन किया है, कहीं लॉस पे नहीं है, जबकि एनडीए लॉस कर रही है। लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी, अपने महागठबंधन के बारे में बात करूं तो फिर से मैं यही बोलूंगी कि अभी भी एक बहुत ही बड़ा जो वोटिंग है, अभी काउंटिंग है जो वो बाकी है और हमें इंतजार करना चाहिए। शाम तक वो चीजें निकल के आएंगी जो सही है, वो क्रिस्टल क्लियर जो फिगर है वो निकल के आएगा और तब सही मायने में हम भी कह रहे हैं कि उस सारिका जी, एक बात बताइए, अनडाउटली कह सकते आप एक बात बताइए, जहां पर 7-8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, वहां पर भी कई सीट्स ऐसी हैं जहां पर स्थिति यह है कि मुस्लिम वोट बटा हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में तो डाउट होता है कि जो एम वाइज समीकरण पे आप चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर एम वाइज समीकरण भी काम नहीं कर रहा है। बीजेपी कई सीटों पर आगे चल रही है। ये कैसे हो गया? अगर बात करें अभी बीजेपी जिन सीटों पे आगे चल रही है उसमें मोर देन 70 सीटें ऐसी हैं जहां रेशियो जो है वो बहुत कम है। मींस 200-300 ही पीछे चल रहे हैं हम। तो वो उसे रीच करना, उसे पाना, मुझे लगता है कि 2 और 3 घंटे में वो फासले भी कम हो जाएंगे, बल्कि हम उससे आगे हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब उन नंबर्स को हम रीच करेंगे तो हमारी जो है सीटें वो बढ़ेंगी और उनकी घटेंगी। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम आश्वस्त हैं, 2 और 3 घंटे और इंतजार करने की बात है, क्योंकि जैसे जैसे काउंटिंग की रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे सीटें और क्लियर होंगी और महागठबंधन की जो मजबूत स्थिति है वो आपको दिखाई देनी शुरू होगी। देखिए, हम लोग अगर इस बात पर अटके रहेंगे कि अभी इतने प्रतिशत वोट काउंट हुए, अब 30-35% भी वोट कम नहीं होता है आलोक भाई, तो इससे तो आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। मेरा कहना यह है, फर्ज कर लेंगे कम वोट भी इस वक्त काउंट हुए हैं,
हम तो पोस्टल बैलेट पर भी बहस करते हैं, यहां तो पोस्टल बैलेट से तो बहुत आगे गाड़ी बढ़ चुकी है। अब मुझे बताइए कि अगर बिहार का ट्रेंड कुछ भी वैसा है या मूड वैसा था जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, या उनकी पार्टी को और आपके गठबंधन को क्लियर मेजॉरिटी की बातें कहीं जा रही थी, वो कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा, कहीं तो वो दिखना चाहिए। मैं कहता हूं कि यह बात तो बीजेपी वालों को कहनी चाहिए थी कि हम अभी आगे निकलेंगे, आप देखिएगा। अब आपको कहना पड़ रहा है कि अभी हम ट्रेल कर रहे हैं, हम आगे आएंगे। सौरभ, ये तो दिलचस्प है, ये तो सिंह साहब भी नहीं कह रहे हैं। आलोक जी। क्योंकि मुझे लगता है कि सिंह साहब और हम भी पिछले चुनाव में 2015 में एक ही शो में इस तरह से साथ कर रहे थे और बीजेपी लड्डू बांट रही थी कि हम जीत गए, और उसके बाद पूरी तरह से रिवर्स हो गया था। आज भी मुझे ऐसा ही कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी हमें संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। हम तरह तरह की रिपोर्ट्स चारों तरफ से आ रही हैं, बहुत सी सीटों पे मार्जिन जो है वो 100 वोट से भी कम है, बीजेपी के लिए भी, एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए। 2 बूथ भी उन पूरे इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज कर देंगे, ऐसे हालात में है। मुझे लगता है सौरभ भाई, अभी बहुत चीज़ें एनालाइज करना कि महागठबंधन के प्रति वोट डिवीज़न हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक प्रथम दृष्टया मुझे मेरा एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि जिस तरह से मोदी जी के जो कई अलायंस थे, उन अलायंसेस ने काम किया है, ओवैसी का हो चाहे चिराग पासवान का हो, तो कहीं ना कहीं उनका असर नजर आने लगा। आप अपने लिए कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे थे आलोक जी? देखिए, हमारी जो मीनाक्षी जी जो 70 सीटें हमें मिली थी, उनमें से बहुत सी सीटें ऐसी हैं, लगभग 50 से 60% सीटें जो 1990 के बाद ना कांग्रेस जीती है ना आरजेडी जीती है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें कुछ सीटों पर बहुत अच्छी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारी 35 के करीब सीटें आएंगी। चलिए ठीक है। अभी लेकिन आपने जो इससे पहले बात की, अब ओवैसी साहब की वजह से आपको नुकसान हो, ये तो एक लॉजिकल माइंड मान सकता है, लेकिन चिराग पासवान की वजह से आपको नुकसान हो और एनडीए को फायदा, ये कोई नहीं मानेगा। इस बात के अब प्रमाण आने शुरू हो गए हैं। कई सीटों पर ऑलरेडी 25-25, 30-30 हजार वोट एलजेपी का कैंडिडेट ले चुका है। मैं वही कह रहा हूं कि उसमें कहीं ना कहीं असर हो सकता है, जेडीयू पर गया, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते थे कि नीतीश जी की सीटें ज्यादा आए। चिराग पासवान जो चिराग लगाया गया वहां पर जेडीयू के घर में, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं हमारी तरफ भी आया है। कुछ कैंडिडेट आरजेडी के ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ गए। बीजेपी के भी कई कैंडिडेट ऐसे लड़ गए। तो इनका नेट एनालिसिस क्या होगा, क्या रिजल्ट आया है सौरभ भाई, पर जब आंकड़े क्लियर आ जाएंगे तब उसके जो बाद बात आलोक जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान तो ये कहते रहे कि वो मोदी जी के हनुमान हैं, लेकिन वो चिराग आपके ही घर में आग लगा बैठे, ये किसी ने नहीं सोचा था, या आप ये चाहते थे? देखिए, हमारा गठबंधन उनके साथ था, लोकल बिहार में हमारा गठबंधन था। अब मुझे आलोक जी की बात हास्यास्पद लग रही है, जो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को उसका नुकसान हुआ। ये तो किसी भी आप विश्लेषक से पूछोगे, वो किसी के दिल से उतरने वाली बात नहीं है। उनका अगर चिराग पासवान का नुकसान हुआ तो हमारे गठबंधन को हुआ होगा, इनको क्यों हुआ होगा नुकसान? मान रहे ना, हुआ है नुकसान। हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ, बिल्कुल नुकसान हुआ, क्यों नहीं हुआ। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अलग लड़े हैं, उनकी अलग कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उन्होंने गठबंधन को नुकसान हुआ उस कारण से। मैं अब सर ये भी बता दीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया और नीतीश कुमार का बेस कमजोर करने के लिए। आप ये बताइए, हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं वहां पर, और नीतीश जी की ही हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है, तो हम अपने खुद के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को क्यों वीक करेंगे, या अपने गठबंधन को क्यों वीक करेंगे? हम क्यों चाहेंगे कि वहां पर जंगल राज वापस आए, वहां पर फिर वापस से उसी तरह से अपहरण की फैक्ट्री चले, तो मंचों की फैक्ट्री चले? हम ये क्यों चाहेंगे? आलोक जी, आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने अगर जो चिराग जी को पूरी तरह से सपोर्ट तो किया ही है, फंडिंग भी की है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्या बीजेपी सरकार में नहीं थी वहां 15 वर्ष से? क्या नीतीश जी अकेले सरकार चला रहे? सबूत हो तो क्या वो सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं थे? मुझे लगता है कि पूरी तरह से वेल प्लानिंग के साथ इन्होंने फंडिंग भी की और सब तरह से उसको सपोर्ट किया, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए।
जनता सारिका जी कुछ कहना चाह रही है, बोलिए सारिका जी। सौरभ भाई अब डिस्कशन का पॉइंट जी ही नहीं सौरभ जी, बचा है। अगर मैं बात करूं गठबंधन की बात चल रही तो बीजेपी तो 243 सीट्स पे लड़ रही है शुरू दिन से। अगर बी टीम की तरह अगर हम चिराग पासवान को माने बीजेपी की, तो डेफिनेटली वो 243 सीट पे लड़ रहे थे। और देखिए आज एनडीए की गठबंधन में जिस तरीके से जेडीयू की स्थिति कमजोर हुई है, यही बीजेपी शुरू से चाह भी रही थी। हालांकि सारिका जी मुझे एक बात बताइए, बीजेपी आप पॉलिटिकल पर्सन है, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी क्या कभी ये चाहेगी कि मुझे नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहे मेरी अपनी सरकार चली जाए? क्या ये चुनाव हारने के लिए बीजेपी लड़ेगी चिराग पासवान को खड़ा करके? मैं जो आम आदमी के मन में सवाल है वो पूछ रहा हूं आपसे। देखिए पिछले साल का अगर हम इलेक्शन का लेकर के चले रिजल्ट, तो आपने देखा होगा बीजेपी इतनी सीटों पे आगे जिस तरीके से अभी दिखा रहा है रुझान, बीजेपी उतनी सीटें लेकर के नहीं आई थी। तो अगर हम कंपैरिजन करें 2015 की इलेक्शन से, तो आप देखिए बीजेपी बहुत अच्छे कंडीशन में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को माने, और बीजेपी भी मान जरूर रही होगी कि गठबंधन में, एनडीए की गठबंधन में बीजेपी को फायदा हुआ है और जेडीयू नुकसान सह रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब बीजेपी तो बहुत कॉन्फिडेंट थी आनंद जी कि भले ही चिराग नुकसान भी करेंगे लेकिन तब भी हम जीत जाएंगे। देखिए मैं जो आपसे लगातार बात कर रहा हूं, एक चीज़ आप देखिए कि हम नंबर पे बात कर लेते हैं कि ये नंबर कहां आके रुकेंगे, हम उसकी कोई गैसिंग नहीं लगाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर आपसे बोलना चाहता हूं कि एनडीए प्लस एलजेपी प्लस पीपीएम यानी पोस्ट पोल मैनेजमेंट जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस पर फिर मेरे को लगता है कि काफी आगे निकल जाएगी। और जहां तक सरकार बनाने की बात रहेगी, हालांकि अभी हमको उसकी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब नंबर की बात कर रहे हैं सर, वो पीपीएम के लिए तो बेटर बता पाएंगे। आलोक जी, हमने तो सुना है कि आप लोगों ने अभी से इस बात की तैयारी कर ली है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर कांग्रेस खेमे में ही है इस बात का कि पोस्ट पोल मैनेजमेंट ना हो जाए कुछ। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्षों का जो बीजेपी का इतिहास रहा है वो यही है। आप गोवा से शुरू करके अरुणाचल देखें, मिजोरम देखें, उसके बाद मेघालय देखें, और अभी रिसेंटली अगर मध्य प्रदेश का उदाहरण देखें, तो बीजेपी का इतिहास रहा है ऑपरेशन कमल कहीं भी चला देते हैं, क्योंकि इनके पास इतना धन बल है नोटबंदी के बाद, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और माननीय अमित शाह जी अभी दिल्ली चुनाव के बाद दोबारा अवतरित हुए हैं पिछले हफ्ते, तो स्वाभाविक है कि शक होना कि क्या करने के लिए, कहां पर कौन सा तीर कहां मारेंगे ये लोग। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बिहार की जनता ने बहुत चिंतन और मनन और समझदारी के साथ वोट दिया है। जीत महागठबंधन की होगी। चलिए देखते हैं। लेकिन इस चुनाव में महिला वोटर्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया कि वो साइलेंट वोटर है। नीतीश कुमार महिलाओं के बीच में, महिला वोटर्स के बीच में लोकप्रिय हैं, लेकिन वो वोट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ शायद एग्जिट पोल्स के अंदर, ऐसा कुछ विश्लेषकों का मानना था। इस वक्त कुछ जो बीजेपी के महिला वर्कर्स हैं वो शायद अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित मान रही है। उनसे बात की नीतीश चंद्र ने, जरा देखिए। बीजेपी दफ्तर में जश्न की शुरुआत हो गई है। आप देखिए महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं बीजेपी